तो हम जो आज कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझाने से पहले मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल लेमैन पर्सन की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप कुछ भी परचेज करते हो, चाहे वो आप परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे या आप सर्विसेज परचेज करोगे, ठीक है। अब गुड्स क्या हो सकते हैं? गुड्स हो सकते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्लेन करने से पहले आप किस चीज़ के लिए परचेज करोगे वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप जो परचेज करोगे ना वो फॉर बिजनेस होना चाहिए, पर्सनल नहीं। आप बिजनेस के लिए परचेज करोगे। आप तो आप कुछ भी परचेज करते हो, गुड्स परचेज, क्योंकि आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो बिजनेस रन करने के लिए आपको गुड्स परचेज करने पड़ते होंगे, सर्विसेज परचेज करनी पड़ती होंगी। गुड्स का एग्जांपल क्या है? जैसे अगर आपका लेट्स से वुमेन की कुर्ती एंड सूट वगैरह का जो है आपका बिजनेस है, ठीक है, आप कुर्तीज़ वगैरह आप सेल करते हो, तो कुर्ती जब आप तभी सेल करोगे ना जब आप परचेज करोगे उसको, है ना। वो ट्रेडिंग का बिजनेस है आपका। तो आप जब वो कुर्तीज़ को परचेज करते हो तो उस परचेज करने के टाइम पे, ठीक है, तो वो आपका गुड्स हो गया। और सर्विसेज क्या हो सकती हैं? सर्विसेज हो सकती हैं कि जैसे कि लाइक आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, या फिर आपका कोई ऑफिस है, बिजनेस, मतलब आपका जो ऑफिस है, बिजनेस वाला ऑफिस है, और उस ऑफिस के अंदर आपके एसी लगे हुए हैं और उन एसी का ना आपने रिपेयर करवाया, सर्विसेज करवाई, मतलब एसी का रिपेयर करवाया। तो जो पर्सन आया उसने सर्विस की, ठीक है, और वो आपको बिल पकड़ा देता है, सर्विस का बिल पकड़ा देता है, तो उसे कहते हैं परचेज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। या फिर आप अपने ऑफिस का जीएसटी का काम करवाते हो किसी से, है ना, किसी एक्सपर्ट से जीएसटी का काम करवा रहे हो या कोई लीगल काम करवा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? परचेज ऑफ सर्विसेज कहते हैं। तो ये सिंपल है, परचेज ऑफ गुड्स समझ में आ गया, परचेज ऑफ सर्विसेज समझ में आ गया, बट किसके लिए परचेज होनी चाहिए? बिजनेस के लिए परचेज होनी चाहिए। तो इस केस में जो बिजनेस के लिए आपने जो भी परचेज किया है, इस केस में आपने जो भी जीएसटी पे किया है, आपने जीएसटी पेड वाइल परचेजिंग के टाइम पे आपने जितना भी जीएसटी पे किया, ठीक है, वही आपका क्या होता है? वही आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। गवर्नमेंट आपको उसका बेनिफिट दे देती है और उसी बेनिफिट को कहते हैं आईटीसी। सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है आईटीसी का, ठीक है। अगेन बता देता हूं, आप परचेज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए परचेज कर रहे हो? बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हो, पर्सनल नहीं। अगर आपने कोई भी चीज, जैसे आपने लेडीज कुर्ती आप अपने लिए परचेज कर रहे हो, है ना, या अपनी वाइफ के लिए परचेज कर रहे हो, या मतलब जिसके लिए भी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो पर्सनल लेवल पे परचेज कर रहे हो, तो उस केस में आपको अगर उस पर आपने टैक्स पे किया है तो उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे मोबाइल फोन का एग्जांपल दूं, अगर आपका मोबाइल फोन की शॉप है और आपने मोबाइल फोन परचेज करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेल करते हो, ठीक है, तो जब परचेज करने टाइम जितना भी आपने जीएसटी पे किया उसका सारा का सारा आपको आईटीसी मिल जाएगा। बट अगर आप वही मोबाइल फोन आप पर्सनली यूज करने के लिए परचेज कर रहे हो, या कोई लैपटॉप है उसको पर्सनली यूज करने के लिए परचेज कर रहे हो, है ना, या कोई भी चीज हो गई, ठीक है, जो पर्सनली यूज करने के लिए कर रहे हो, तो उस पर आपको आईटीसी, क्या उसको आईटीसी बोलेंगे? नहीं, उसको आईटीसी नहीं बोलेंगे। तो सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, जब आप परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस के लिए परचेज करते हो और उस पर आपने जीएसटी अगर पे किया है तो उसका आपको आईटीसी मिल जाता है, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसकी फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है आईटीसी का। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम एक बारी पीपीटी से पढ़ लेते हैं। अब ऑब्वियसली आपको लिखना भी आना चाहिए, कैसे आईटीसी क्या होता है क्या नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, बट उसको कैसे लिखोगे? तो इसमें ये देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इनपुट क्रेडिट। अब इसमें बोल रहा है व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। बोल रहा है कि जब आप आउटपुट के टाइम पे, सेल के टाइम पे, यानी
आउटपुट के टाइम पे जो भी आपने टैक्स आप पे करने वाले होगे, यू कैन रिड्यूस, आप रिड्यूस करा सकते हो जो आपने इनपुट के टाइम पे टैक्स पे किया था। ठीक है, वही चीज होती है ना, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जैसे मैंने आपको आईटीसी का जैसे जिस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट बता भी चुका हूं आपको कि जैसे आपका आउटपुट टैक्स आपका बना लेट्स से 10,000 और आपका आईटीसी बन रहा है, आपके पास आईटीसी का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, मैंने आपको सेट ऑफ का भी एग्जांपल करवाया था, आईटीसी का आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है लेट्स से 4,000, देन रिमेनिंग आपको कितना पे करना है, आपको टैक्स पेबल कितना है, आपका टैक्स पेबल है आपका 6,000, तो 6,000 आपको और जमा कराना है। और वो कैसे जमा कराओगे आप सबको पता है, मैं आपको सेट ऑफ के प्रोविजन के अंदर मैं समझा चुका हूं कैसे पे करना होता है। इसको कैसे पे करोगे फटाफट बताओ मेरे को, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो या फिर सर्विसेज परचेज करते हो, किससे परचेज करते हो, रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हो। आप रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करोगे तभी तो वो जीएसटी लगाएगा। सोचो, ये भी तो सोचो, अगर आपने ऐसे बंदे से परचेज किया जिसकी ना ही कोई उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा है ना, तो जीएसटी कैसे पे करोगे आप। मैंने बोला ना यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपने टैक्स भी तो पे किया होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी पेड, आपने जीएसटी पे भी तो किया होना चाहिए। और जब सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं होगा जिससे आप परचेज कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, अब आपकी बहुत अच्छी शॉप है, क्लॉथ्स की शॉप है, ठीक है, आपने क्या किया, आप एक मार्केट में गए, जैसे पालिका मार्केट है ना, सीपी के अंदर पालिका मार्केट सबको ही पता होगा, वैसे तो ढंग का कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे, बट मैंने कभी भी ढंग की चीज़ें देखी नहीं वहाँ पे। बट आपने क्या किया, आपने नई नई शॉप खोली है द्वारका में, या आपने कहीं भी अपने घर के आसपास कोई अच्छी जगह पे आपने शॉप खोली है, और वहाँ पे अब आपको एक सस्ता सा, अब ऑब्वियसली आपको सेल करना है तो आपको ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे आपको सस्ता वो मिल सके। आपको जो जैसे अगर आप जैकेट्स की मैं बात करता हूँ, अब ठंड आ रही है तो जैकेट्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैकेट्स आपको चाहिए थी कि यार ठंड आ रही है, जैकेट्स चाहिए, तो जैकेट्स कहाँ सस्ती मिल सकती हैं जहाँ पे मैं अपनी शॉप पे उसको क्या कहते हैं लगा सकूँ। तो हम चले गए पालिका। अब पालिका जाके क्या आपको लगता है वहाँ पे आपको क्या कहते हैं वो जीएसटी का बिल देंगे? क्या वो रजिस्टर्ड होते हैं? रजिस्टर्ड तो होते ही नहीं। तो फिर जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते तो आपने टैक्स भी नहीं पे किया। जब टैक्स ही नहीं पे किया तो आप आईटीसी लेके करोगे क्या? आईटीसी कहाँ से मिल जाएगा आपको? आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी लेने के लिए आपको किससे परचेज किया होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया होना चाहिए। तो ये वही लिखा है, व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम अ रजिस्टर्ड डीलर यू पे टैक्सेस। तो आप क्या करते हो? आप टैक्सेस पे करते हो, ठीक है। और सेलिंग करते टाइम और उन्हीं प्रोडक्ट को जब आप सेल करोगे यू कलेक्ट टैक्सेस। हम टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो नेट बचता है उसको पे करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, यू आर अ मैन्युफैक्चरर और आपका जो आउटपुट पे जो टैक्स बना वो बना 450 रुपीज का, और जब आपने परचेज किए थे उस पे जो टैक्स बना 300 रुपीज का। तो आप क्या करोगे? आप यू कैन क्लेम, यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन क्लेम इनपुट क्रेडिट कितने का? 300 का, क्योंकि परचेज के टाइम पे 300 का था और आपको अब कितना पे करना होगा? यू नीड टू डिपॉजिट 150 इन टैक्सेस। आपको सिर्फ 150 रुपीज का टैक्स अब रिमेनिंग पे करना होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है। पीयूष शर्मा सर, आईटीसी सेल के बाद अवेल कर सकते हैं या सेल से पहले? आईटीसी आप पहले अवेल कर सकते हो पीयूष, सेल तो आप बाद में ही करोगे ना ऑब्वियसली। जब आप परचेज करोगे, परचेज के बाद ही तो सेल करोगे। तो जब आप परचेज करके ले आओ तो आप आईटीसी को अवेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब वो आप सेल करोगे, फिर सेल करते टाइम जो भी आपका आउटपुट टैक्स बनेगा उसमें से आप रिड्यूस करवा लोगे फिर। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्लाइड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड में ना कुछ बेसिक थिंग्स बोला हुआ है कि आई इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से ही आपका जो आपका कैस्केडिंग इफेक्ट था,
कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? डबल टैक्सेस। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाना। और जब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया, और मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आ चुका है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आने के कारण क्या हुआ, आपका जो टैक्स ऑन टैक्स था ना वो हट गया। क्योंकि जब परचेज किया आपने, परचेज करते टाइम जो आपने टैक्स पे किया, और जब आप सेल करते हो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है उसमें से आप रिड्यूस करा लेते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपका डबल टैक्सेशन नहीं लग पाता, मतलब अगेन एंड अगेन टैक्सेस नहीं लगते, सिर्फ उतना ही टैक्स लगता है जितना रिक्वायर्ड होता है। ये मैंने आपको उसको क्या कहते हैं, एक चार्ट के थ्रू भी समझाया था, जो मैंने एक चार्ट यूज़ किया था, याद करो, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक का मैंने पूरा का पूरा एक्सेल में एक चार्ट समझाया था इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड। मैं उसको दोबारा दिखा देता। ओके, सो एक चार्ट है ये, जो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे जो फाइनल बर्डन होता है वो कंज्यूमर बियर करता है, ठीक है। थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। जो मैन्युफैक्चर कुछ भी मैन्युफैक्चर करेगा उसको, जैसे लेट से हमारे पास जो उसकी कॉस्ट आई 1 लाख रुपीज़ की, उसमें वो प्रॉफिट ऐड ऑन कर लेगा अपना, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू उसकी कितनी हो गई, 2 लाख की। अब उस पर वो लेट से हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है फॉर इजी कैलकुलेशन 10% का रेट है, तो वो क्या ऐड ऑन करेगा, जीएसटी ऐड ऑन करेगा। तो जीएसटी ऐड ऑन किया 20,000, ये क्या है मेरा, ये आउटपुट टैक्स है कि नहीं। जब सेल करते टाइम जो टैक्स बनता है ना उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना हो गया, 20,000। क्या मैन्युफैक्चरर के पास कोई आईटीसी था? यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं आईटीसी इसका कुछ भी नहीं है, तो इसका फाइनल टैक्स कितना इसको पे करना पड़ेगा, फाइनल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा इसको तो पे नहीं करना। पहली बात ये क्या करेगा, यहां पे देखो टोटल बिल, ये जो बिल है, जो टोटल बिल आ गया आपका 2,20,000 रुपीज का आ गया। यानी एज अ मैन्युफैक्चरर मेरे जो टोटल सेल थी वो 2 लाख की थी, 2 लाख पे मैंने जीएसटी ऐड ऑन किया तो 2,20,000 हो गया। 2,20,000 का जो इनवॉइस है वो मैंने किसको थमा दिया, होलसेलर को थमा दिया, ठीक है। होलसेलर को, क्योंकि होलसेलर पे कर रहा है ये सारा का सारा। तो ये 2,20,000 किसके पास आ गया, मतलब 2,20,000 का इनवॉइस मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दे दिया। अब होलसेलर कितनी पेमेंट कर देगा, 2,20,000 की पेमेंट कर देगा मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर इसमें से 2 लाख तो अपने पास रखेगा, 2 लाख तो अपने पास रख लेगा, और 20,000 का क्या करेगा, 20,000 क्या इसके हैं, नहीं, किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करेगा, गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा, ये 20,000 गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ होलसेलर के लिए कॉस्ट कितनी की आई, होलसेलर की कॉस्ट यहाँ पे 2 लाख लिखा है। क्यों लिखा है 2 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है आपने जो ये 20,000 पे किया है ना, इसका हम आपको आईटीसी दे देंगे। ये देखो 20,000 का हम आपको आईटीसी दे देंगे। तो जब आपको 20,000 का आईटीसी मिल जाएगा तो आपकी जो इफेक्टिवली जो कॉस्ट आई वो आई 2 लाख रुपीज की। अब इसके अंदर वो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख रुपीज की ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गई। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप जीएसटी ऐड करेगा वो, और इसको सेल कर देगा 3,30,000 पे सेल कर देगा, जिसमें से 3 लाख उसका है, 30,000 गवर्नमेंट का है। अब ये 3,30,000 पे कौन करेगा, रिटेलर पे करेगा, बट रिटेलर को तो आईटीसी मिल जाएगा 30,000 का, तो इसलिए 30,000 का जो आईटीसी आ गया वो यहाँ पे आ गया, और 3 लाख की जो इफेक्टिव कॉस्ट हो गई वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसका जो टोटल टैक्स इसको जो पे करना था वो कितना पे करना था, वो 30,000 पे करना था। 30,000 को गवर्नमेंट को जमा कराना था ना, बट 20,000 तो इसके पास आईटीसी पड़ा था, तो अब गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है, सिर्फ 10,000 जमा कराना है, सिर्फ 10,000 रुपीज उसको जमा कराना है। ये वही है, हम नेट टैक्स लाइबिलिटी है ये, ठीक है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी तो 30,000 की है, बट 20,000 का उसके पास आईटीसी पड़ा था, तो 10,000 वो जमा कराएगा, तो 10,000 गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास अब तक कितना पहुंच चुका है, एक तो 20,000 पहुंच चुका है और एक 10,000 पहुंच चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जो रिटेलर के पास तो 3 लाख की कॉस्ट आ गई, अब उसमें वो भी प्रॉफिट जोड़ेगा कुछ ना कुछ, अपना 50,000 का उसने प्रॉफिट जोड़ा, लेट्स टेक अ एग्जांपल, 50,000 उसने प्रॉफिट जोड़ा, तो 3,50,000 का पूरा प्रोडक्ट हो गया, है ना।
और उस पर वो क्या करेगा, 10% जीएसटी ऐड ऑन कर देगा और 3,85,000 का किसको बेच देगा, वो कंज्यूमर को बेच देगा। अब कंज्यूमर तो आईटीसी ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, याद करो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, आईटीसी लेने के लिए बिजनेस के लिए परचेज किया होना चाहिए, पर्सनल के लिए आप परचेज नहीं करोगे। और कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का मतलब ही क्या होता है कि वो पर्सनली परचेज कर रहा है, अपने अपने कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहा है, तो उसको तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अगर वो यहाँ पे ये भी बिजनेस कर रहा होता ना कंज्यूमर, तो कंज्यूमर नाम ही नहीं होता, फिर उसका नाम होता रिटेलर, है ना। तो ये 385,000 जिसमें से आईटीसी तो 30,000 पड़ा था और 35,000 गवर्नमेंट को जमा कराने थे टोटल, तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, 5,000 की आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी हो गई जो गवर्नमेंट को जमा करानी थी। अब एक बात ध्यान से देखो, गवर्नमेंट के पास अगर मैं ये सारे ये जो रेड मार्क है मैं इसको डिलीट कर दूं, एक बारी ये रेड मार्क मैं डिलीट कर देता हूं। गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंच चुका है, 20,000, 10,000, यानी 20,000 मैन्युफैक्चरर पहुंचा चुका है, 10,000 होलसेलर पहुंचा चुका है, 5,000 रिटेलर पहुंचा चुका है। टोटल कितना टैक्स पहुंच गया, 20 + 10 + 5 कितना हो गया, 35,000 गवर्नमेंट के पास पहले ही जा चुका है। और एक्चुअल में किसकी जेब से गया, एक्चुअल में किसकी जेब से गया, ये जो 35,000 जो किसने पे किए, ये कंज्यूमर ने तो पे किए। तो इस वजह से जो जीएसटी का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो क्या है कि जो फाइनल जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे होता है, ना कि सेलर पे होता। सेलर को तो कुछ देना ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे देखो ना, आप मैन्युफैक्चरर ने कुछ दिया, सोचो अगर आप मैन्युफैक्चरर की तरफ से देखो तो मैन्युफैक्चरर की जेब से ये टैक्स जा रहा है क्या, नहीं। मैन्युफैक्चरर ये 20,000 किससे चार्ज कर रहा है, होलसेलर से चार्ज कर रहा है। अब होलसेलर क्या करेगा, होलसेलर ने ये जो 30,000 किससे चार्ज कर लिए, आगे रिटेलर से चार्ज कर लिए, तो होलसेलर को भी कुछ नहीं देना पड़ा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ना ही होलसेलर को कुछ देना पड़ा, ना ही मैन्युफैक्चरर को कुछ देना पड़ा, ना ही रिटेलर को कुछ देना पड़ा। देना किसको पड़ा, कंज्यूमर को ये 35,000 पे करने पड़े। ये जो स्लाइड है ये आपकी वो उसी चीज की बात कर रहा है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, वो क्या करता है, रिमूव कर देता है कैस्केडिंग इफेक्ट को। तो बस उसी चीज के बारे में उसका लिखा हुआ है। और दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब वही कहानी कुछ लिखी हुई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बैकबोन है जीएसटी का, और क्या कहते हैं, और क्या, उसके बाद कह रहा है कि जीएसटी इज नथिंग बट अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वैल्यू जितनी आप वैल्यू ऐड कर रहे हो उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। ध्यान से अगर आप देखो इस फोटो के अंदर, ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा से मार्किंग करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो, मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, मैन्युफैक्चरर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 2 लाख। एडिशन कितना किया उसने, 2 लाख का एडिशन किया ना, यानी एक तो कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, तो 2 लाख का कंट्रीब्यूट किया, तो 2 लाख का ही तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। और होलसेलर ने अपना कितना दिया, 2 लाख तो मैन्युफैक्चरर दे चुका था, 2 लाख तो मैन्युफैक्चरर दे चुका था। होलसेलर ने अपना कितना कंट्रीब्यूशन किया है, अपना कंट्रीब्यूशन किया है ये 1 लाख का, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, तो ये वही तो 10,000 है। और रिटेलर की अगर मैं बात करूं, रिटेलर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 50,000 का कंट्रीब्यूट किया। यानी वैल्यू एडिशन, जितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो 50,000 का वैल्यू एडिशन किया तो कितना उसको टैक्स देना पड़ा, 5,000 का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, पीयूष सर, आईटीसी टैक्स पे करने में ही यूज होता है क्योंकि आईटीसी विड्रॉ तो नहीं कर सकते। हाँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसके अंदर आप आईटीसी को विड्रॉ नहीं कर सकते।
बट अभी आप कुछ आगे चल के कुछ प्रोविजन, कुछ ऐसे वो देखोगे, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आप विड्रॉ भी कर सकते हो। लॉ के अंदर लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो थोड़ा। तो मैं आपको बता दूंगा अभी, आप हम जो आईटीसी का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसके अंदर आप आईटीसी को भी विड्रॉ, मतलब आपको विड्रॉ करवाना चाहते हो, उसका रिफंड लेना चाहते हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उसी का चैप्टर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, सो वी आर डूइंग एलिजिबिलिटी फॉर गेटिंग आईटीसी। अब देखो, कोई भी बेनिफिट अगर आपको गवर्नमेंट से लेना है तो आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स या कुछ ना कुछ कंडीशंस जो हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल देता हूं एक जर्नल टर्म्स में, जैसे स्कॉलरशिप है ना, कॉलेजेस के अंदर, अब मुझे नहीं पता आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं है, बट या किसी भी यूनिवर्सिटीज में जनरली स्कॉलरशिप होती है। ठीक है, इवन स्कूल्स में भी होती हैं स्कॉलरशिप। तो अगर उन स्कॉलरशिप को आपको अवेल करना होता है तो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी, कुछ मिनिमम परसेंटेज होती है, कुछ मतलब कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। और जब आप उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो तो ही जाके आपको वो स्कॉलरशिप ग्रांट होती है। ठीक है, तो सेम यही है, आईटीसी सिर्फ परचेज करने पे नहीं मिल जाएगा, जस्ट आपने परचेज किया और आपको आईटीसी मिल गया, नहीं, आपको उसके लिए एलिजिबल बनना पड़ेगा। राइट, उसे ही कहते हैं एलिजिबिलिटी। आपको फर्स्ट एलिजिबल बनना पड़ेगा उसके लिए कि आपको आईटीसी देना भी है या नहीं देना। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको अगर आईटीसी चाहिए, ठीक है, तो आपको कौन कौन से पॉइंट है वो एक बार देख लेते हैं। तो वो ये सारे पॉइंट है जिनको हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है जो टैक्स पेयर है, यानी आप एज अ सप्लायर, आपके पास ना टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस में समझा चुका हूं कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है। जब भी आप कुछ सप्लाई करते हो तो आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना होता है। ठीक है, तो अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास परचेज का बिल होना चाहिए, और परचेज उसे ही तो टैक्स इनवॉइस कहते हैं। तो आपके पास, यानी उस सामने वाले सप्लायर ने इशू किया होगा आपको, तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। अब ये वाली रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने क्यों रखी, गवर्नमेंट कह रही है यार आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। अब आप आईटीसी ले रहे हो और आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो आप क्या आईटीसी लोगे, है ना। जैसे मैंने आपको एक बिल दिखाया था, मैं आपको बिल दिखाता हूं। नाउ द सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज उसने एक्चुअल में रिसीव भी की हो। तो फर्स्ट पॉइंट में तो देखो क्लियर उसने ये बोला कि आपने जो, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। तो रिसिपिएंट कहता है हाँ सर मेरे पास तो इनवॉइस है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ने बोली, क्या एक बात बताओ आपके पास बिल तो है, कहीं ये बिल नकली तो नहीं है, क्या एक्चुअल में आपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी भी थी, आपको मिली है, मतलब आपके पास आपने रिसीव करी हैं कि नहीं करी हैं। तो ये वही सेकंड पॉइंट, देखो बिल्कुल कॉमन पॉइंट बोल रहा है। अगर आप जर्नल स्टोरी फॉर्म में समझो ना तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। गुनीत सिंह, वाई सर, इन केस ही लॉस द बिल देन ही कैन आस्क हिज सप्लायर फॉर द कॉपी ऑफ द बिल। हाँ गुनीत सिंह, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो देखो बिल को रिकवर कर सकता है तब तो ठीक है। अगर वो बिल को रिकवर नहीं कर पाया, यानी जिस टाइम वो आईटीसी ले रहा है ना उसके पास आईटीसी की, देखो बिल इंपॉर्टेंट है, बिल आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिल घुमा दोगे, है ना, अगर आपके पास तरीका है कि जैसे आपके पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो। या फिर आप सप्लायर को बोल देते हो कि यार मेरा बिल खो चुका है, आप एक कॉपी बना के मेरे को दे दो, तो सप्लायर अगर आपको दे देता है तो भी ठीक है। ठीक है, बट आपके पास होना चाहिए बिल, ऐसा नहीं कि बिल ही ना हो, ये चीज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी कॉमन पॉइंट था कि आपने एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास इनवॉइस तो हो, यानी परचेज का बिल तो दिखा रहे हो आप गवर्नमेंट को, बट एक्चुअल में आपने चीजें खरीदी ही नहीं है, यानी आपको रिसीव ही नहीं हुई। ठीक है, तो आप ऐसे फुद्दू नहीं बना सकते गवर्नमेंट को। तो सेकंड दो कंडीशन कॉमन पॉइंट है। अब देखो उसके बाद क्या है, जो ये टैक्स है, ये जैसे ये बिल के अंदर मैं दिखा रहा था, ये वाला जो टैक्स,
ये 2000 जो ये 21,000 का आप बोल रहे थे ना, 21,000 का क्रेडिट मिल जाएगा, किसको मिलेगा? ये चिजल को, ये क्या नाम है इसका, चिजल, चिजल माय डिजाइन, सिजल तो नहीं है, सिजल, हाउ टू प्रोनाउंस इट, सिजल, सिजल माय डिजाइन, जो भी है। तो इस कंपनी को अगर आईटीसी चाहिए, ये वाला, ये 21,827 रुपीज का अगर आईटीसी चाहिए, तो तीसरी कंडीशन ये है कि उसने इस बिल की पेमेंट करी हो। ठीक है, इस बिल की पेमेंट यानी इसका टैक्स का भी पे कर दिया हो। एक बात सोचो ना, आपने इसकी पेमेंट तो करी नहीं, है ना, ये जो टैक्स की अमाउंट की पेमेंट तो करी नहीं आपने। सॉरी, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो सप्लायर है ना, यहां पे लिखा हुआ है सप्लायर ने पेमेंट करी हो गवर्नमेंट को, नॉट रिसिपिएंट। जैसे कभी कभार ऐसा हो सकता है ना, आप सोचो कि आप सारे हो रिसिपिएंट हो, आप ये अज्यूम करो आप सारे के सारे रिसिपिएंट हो, ठीक है, और आप मेरे से कुछ परचेज करके गए, और परचेज करने के बाद आपके पास बिल भी है और आपने एक्चुअल में रिसीव भी कर लिया गुड्स, बट अब आप कह रहे हो कि आप आईटीसी लेना चाहते हो और आपने पेमेंट भी कर दी बिल की। बट जो बिल की आपने पेमेंट करी ना, जैसे ये कितने की पेमेंट है, ये 2 लाख समथिंग की पेमेंट है, आपने पेमेंट कर दी, बट मैंने ना वो पेमेंट अपने पास ही संभाल ली। मैं एज अ सप्लायर, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसका ये जो टैक्स है, ये 21,000 का टैक्स है, गवर्नमेंट को सबमिट कराना है ना। स्क्रीन पे समझाता हूँ, देखो, 2 पार्टी हैं, एक सप्लायर और एक है रिसिपिएंट। और रिसिपिएंट, ठीक है, सप्लायर ने जैसा बोला था गुड सप्लाई कर दिया, ठीक है। लेट्स से हम एज्यूम करते हैं 2,18,000 का, जिसमें से 2 लाख का बिल वो था, आपका बिल था, और 18,000 का टैक्स था। तो 2,18,000 का जो गुड्स थे वो ट्रांसफर कर दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लायर ने ट्रांसफर कर दिए, और रिसिपिएंट ने क्या किया, रिसिपिएंट ने उसकी पेमेंट भी कर दी। यहां पे तो बिल्कुल ठीक चल रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लायर ने रिसिपिएंट ने परचेज करना था सप्लायर से 2 लाख का गुड्स, 2 लाख रुपीस का गुड्स परचेज करना था, जिसमें से 18% का जिसके ऊपर 18% का जीएसटी भी था। अब रिसिपिएंट ने क्या किया, रिसिपिएंट क्या करेगा, उसकी पेमेंट कर देगा। रिसिपिएंट ने पेमेंट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बिल्कुल चीजें सही चल रही हैं, है ना। रिसिपिएंट कितने की पेमेंट करेगा, 2,18,000 की पेमेंट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से सप्लायर का कितना हिस्सा है? ये जो 2,18,000 की पेमेंट सप्लायर ने रिसीव करी, इसमें से सप्लायर का कितना हिस्सा है? कितना सप्लायर अपने पास रखेगा और कितना गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा? जानवी 2 लाख ऑब्वियसली, है ना। तो 2 लाख रुपीज अपने पास रखेगा, और बाकी जो 18,000 है सप्लायर 18,000 है वो गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। हाँ, 18,000 अपने गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा। बट सप्लायर यहां पे चालू निकला। सप्लायर ने क्या किया, सप्लायर ने बोला कि मैं तो भाई रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहा। उसने बेच भी दिया, 18% जीएसटी अपने पास रख लिया, यानी 18,000 रुपए अपने पास ही संभाल के बैठ गया। वो गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराया उसने, गवर्नमेंट को यहां पे उसने जमा ही नहीं कराया। मैं रेड कलर से यहां पे शो कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। गवर्नमेंट को उसने यहां पे देखो, सप्लायर ने सप्लाई किया, 2 लाख का माल भेज दिया 18,000 रुपए जीएसटी लगा के, और रिसिपिएंट ने उसकी पेमेंट भी कर दी। बिल्कुल दोनों ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब सप्लायर को टैक्स जमा कराना था 18,000 रुपए का, तो सप्लायर ने यहां पे गड़बड़ी कर दी। गलती किसकी है यहां पे? क्या रिसिपिएंट की गलती है, मुझे बताओ, या सप्लायर की गलती है? फ्रॉड कौन कर रहा है? कृति पांडे, सप्लायर ऑब्वियसली। फ्रॉड कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है। नियत किसकी काली है? सप्लायर की काली है। भाई सप्लायर 18,000 रुपए का जो जीएसटी था, जो खुद उसका था ही नहीं, वो संभाल के बैठ गया। रिसिपिएंट ने तो अपनी पेमेंट कर दी थी। बट लॉ पता है क्या बोलता है? लॉ बोलता है
कि रिसिपिएंट को अगर आईटीसी चाहिए, अगर रिसिपिएंट को आईटीसी लेना है, यहां पे देखो लॉ ये बोलता है इफ रिसिपिएंट wants to take ITC, then he must ensure that supplier has submitted tax to government. आप देख रहे हो कि किसकी गलती और किसको भुगतना पड़ रहा है। यानी रिसिपिएंट आईटीसी नहीं ले पाएगा अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को ये 18,000 रुपये जमा नहीं कराया, तो 18,000 का जो आईटीसी है रिसिपिएंट ले नहीं पाएगा। अब गवर्नमेंट क्या, देखो गवर्नमेंट की गलती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती नहीं है ना। गवर्नमेंट कह रही है कि भैया पहले मेरे पास तो पहुंचने दो, मेरे पास तो टैक्स पहुंचा नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं आपको आईटीसी दे दूं, है ना। तो समझ में आया, ये थर्ड पॉइंट समझ में आया। थर्ड कंडीशन इज कि जो सप्लायर है जिससे आपने परचेज किया है उसने टैक्स गवर्नमेंट को जमा करा दिया, ठीक है। अब ये बताओ सप्लायर रिसिपिएंट के साथ भेदभाव है कि नहीं, ऐसा। अब एक सेकेंड देखो यहां का क्या लॉजिक है कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट को के पास आईटीसी नहीं पहुंचा और रिसिपिएंट को उसने क्या किया कि उसने आईटीसी लेने से मना कर दिया। आईटीसी को रिसिपिएंट को बोल दिया गलती थी सप्लायर की, बट रिसिपिएंट को उसने बोल दिया कि नहीं, रिसिपिएंट अगर तुम्हें आईटीसी चाहिए तो पहले सप्लायर से पेमेंट करवाओ। तो यहां पे पता क्या स्टोरी हुई है, आपने वो स्टोरी सुनी है एक बिल्ली और दो बंदर वाली। बिल्ली और दो बंदर वाली, बिल्ली देखती रहती है और बंदर को आपस में लड़वा देती है, वो ऐसी स्टोरी कोई थी। तो यहां पे वो बिल्ली जो है ना वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जानबूझ के इस तरह का लॉ बनाया है जिसमें नहीं सुनी बिल्ली और दो बंदर। अच्छा अब मैं बता देता हूँ क्या स्टोरी है। अब यहाँ पे जो बिल्ली है ना वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने इस तरह से लॉ बनाया, मतलब जो लॉ का स्ट्रक्चर बहुत स्मार्ट वे में बनाया इस तरह से। अब लोगों को लग रहा होगा यार कितना अजीब सा लॉ है, बट गवर्नमेंट बहुत चालू है। गवर्नमेंट ने इस तरह से एक लॉ बनाया जिसमें ना सप्लायर और रिसिपिएंट की आपस में ही फाइट हो जाए। अब सोचो ना, अगर सप्लायर टैक्स नहीं जमा कराएगा, है ना, सप्लायर ने टैक्स नहीं जमा कराया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिसिपिएंट को मना कर दिया। अब रिसिपिएंट जो है वो कौन है, वो परचेजर है सप्लायर का, सप्लायर से परचेज करता है। और जब रिसिपिएंट को, जैसे रिसिपिएंट को जब गवर्नमेंट मना कर देगी कि हम तुम्हें आईटीसी नहीं दे रहे, तो रिसिपिएंट रोते रोते कहां जाएगा, सप्लायर के पास जाएगा ना, और उसको बोलेगा यार तूने ऐसा क्यों किया यार, तूने टैक्स जमा क्यों नहीं कराया यार, मेरे को आईटीसी नहीं मिल रहा वगैरह ये सब। लॉ की गलती कहां से हुई। अब ये सोचो ना, रिसिपिएंट कहां जाएगा, सप्लायर के पास जाएगा। यानी रिसिपिएंट अब खुद पुश करेगा सप्लायर को, गवर्नमेंट को पुश करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे ये सोचो कि गवर्नमेंट को पुश ही नहीं करना पड़ रहा। एक तरीका तो ये था कि गवर्नमेंट यार सप्लायर के पीछे भाई भीख मांगते रहे, यार सप्लायर यार टैक्स दे दे, टैक्स दे दे, टैक्स दे दे। तो यहां पे गवर्नमेंट को ये करने की जरूरत पड़ी नहीं। गवर्नमेंट ने किसको पीछे लगा दिया, रिसिपिएंट को ही लगा दिया। रिसिपिएंट को बोल दिया एक काम कर कि अगर तेरे को आईटीसी चाहिए ना तो तू उसके पीछे पड़, सप्लायर के। तो सप्लायर को बोलते रहे कि टैक्स जमा करा। अब सोचो, कोई भी पार्टी क्या अपना बिजनेस रिलेशनशिप खराब करना चाहेगा। अगर एक बात बताओ ना, सप्लायर ने अगर एक बार टैक्स नहीं जमा कराया, क्या ये रिसिपिएंट अगेन इस सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन करेगा। सोचो, क्या ये रिसिपिएंट, अगर सप्लायर ने टैक्स जमा नहीं कराया और रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिला, तो ये तो एक बार कर पाएगा ना। क्या दोबारा मैं क्या दोबारा जाऊंगा उस ऐसी पार्टी के पास परचेज करने के लिए, क्योंकि मैं तो बोलूंगा भैया यार ये तो टैक्स तो जमा कराता ही नहीं, है ना, मैं तो किसी और से परचेज कर लूंगा। क्या उसकी सेल डाउन नहीं हो जाएगी, और सेल डाउन हो जाएगी तो उसका बिजनेस ठप नहीं हो जाएगा। और जब बिजनेस ठप हो जाएगा तो क्या वो खुद भागकर फिर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा कि नहीं कराएगा। आप इसका पीछे का बैकग्राउंड समझ रहे हो, मैं क्या सेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ने यहां पे अपने रोल को साइड में रख दिया है और इस तरह से आपस में ही दोनों को लड़वा दिया कि तुम आपस में ही लड़ो।
ठीक है, तो बहुत स्मार्ट प्ले किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, बहुत अच्छा लॉ बनाया है इसके अंदर। पीयूष शर्मा, जब रिसिपिएंट आईटीसी लेगा और उसे आईटीसी नहीं मिलेगा तो सप्लायर की कंप्लेन करेगा, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स चोरी का पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट, आप ये भी कह सकते हो पीयूष, है ना। जब उसको नहीं मिलेगा, उसको रिसिपिएंट को नहीं मिलेगा, तो एक तो वो देखो तो अपने ट्रांजेक्शन का तोड़ देगा उसके साथ, सप्लायर के साथ, कि यार उसको बोलेगा देख भाई अगर तू टैक्स जमा करा रहा है तो बता, अगर टैक्स नहीं जमा कराएगा तो अगली बार से मैं तेरे से परचेज नहीं करूंगा। तो टैक्स जमा करा देगा, और अगर नहीं भी कराएगा तो कंप्लेन भी कर सकता है उसकी, तो कंप्लेन कर देगा तो तब भी वो सप्लायर सामने आ जाएगा, ऐसा सप्लायर जो क्या कहते हैं जो टैक्स नहीं जमा करा रहा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज का, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो हम चलते हैं अपने बाकी पॉइंट्स की तरफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सप्लायर ने, ये जो सप्लायर है, सप्लायर ने एक्चुअली पे कर दिया हो टू द गवर्नमेंट। देखो एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी टैक्स एक्चुअली पे कर दिया हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने रिटर्न फाइल करी हो। अब ये तो कॉमन पॉइंट है, रिटर्न फाइल करी हो। अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको आईटीसी, मैंने आपको एक बताया था एक बारी कि आप सबने मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन, कि आई थिंक सागर ने पूछा था या शुभम ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है कि जैसे हमने परचेज किया, अब जैसे ये जो है सिजल कंपनी है, ये सिजल माई डिजाइन जो कंपनी है, ठीक है, क्या इसने जैसे ही परचेज किया, ये जो परचेज किया और 21,000 का जो ये जीएसटी ये आपको शो हो रहा है, दिस इज द 21,000 का जो जीएसटी है जो पे किया, क्या इसका ऑटोमेटिकली इसके क्रेडिट लेजर के अंदर आ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? मैंने उस समय जवाब भी दिया था कि ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। आप रिटर्न के अंदर आप बताओगे कि मैंने कितना परचेज किया है और उसके ऊपर कितना आपका जो क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा है, आप ये अपनी रिटर्न के अंदर बताओगे। जैसे मैंने मान लो अगर पूरे महीने के अंदर सिर्फ एक ही बिल यही परचेज किया है, तो ये 21,827 का मैं आईटीसी को मैं शो करूंगा रिटर्न के अंदर, तभी मुझे मिलेगा। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या पता, गवर्नमेंट को थोड़ी पता लगेगा, जब तक मैं शो नहीं करूंगा तब तक कैसे पता लगेगा। तो इस तरह से जो फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू हैव टू फाइल रिटर्न। ठीक है, बिल्कुल कॉमन पॉइंट पे चल रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक उस चीजों पे। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर कुछ सारे पॉइंट नहीं है, कुछ पॉइंट इसके अंदर और भी मेंशन होने चाहिए थे, एक तो बेसिक पॉइंट वो भी था जो इसके अंदर इन्होंने मेंशन नहीं किया, इस स्लाइड के अंदर मेंशन नहीं है, बट मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूं। एक पॉइंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। बिजनेस पर्पस ओनली मतलब बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है स्लाइड के अंदर, बट यू कैन ऐड दिस पॉइंट इन योर स्लाइड। ठीक है, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताता आ रहा हूं कि आपने जो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज कर रहे हो वो आपने बिजनेस के लिए परचेज किया होना चाहिए। अगर बिजनेस के लिए परचेज नहीं किया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, यानी आपने पर्सनली परचेज कर रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये कंडीशन नहीं है बट एक जर्नल एक पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज नॉट अ पॉइंट, दिस इज अ जनरल कंडीशन बेसिकली। अब वो क्या है, वो ये है कि सच इनपुट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर द एग्जाम सप्लाई। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको समझाता हूं आपको स्क्रीन पे। एक चीज मुझे बताओ,
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, यू कैन टेक इन स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई एम डिलीटिंग दिस। अब देखो एक चीज देखो, मैं आपको एक कंपनी के बारे में डिस्कशन करता हूं। लेट्स से किनले, हैव यू हर्ड अबाउट किनले या बिस्लेरी? बिस्लेरी मतलब जो भी कंपनी है जो बिस्लेरी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, आई थिंक बिस्लेरी का मैन्युफैक्चर कोका कोला ही करती है क्या, पता नहीं, डोंट नो, जो भी है, मतलब जो भी, मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, जो वाटर बोतल, एक ऐसी कंपनी जो वाटर बोतल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो बिस्लरी, मतलब बिस्लरी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं कि जो बिस्लरी के प्रोडक्ट, जो पानी की बोतल है उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो इस कंपनी का मुझे एक बात बताओ, जो वाटर बोतल है ये प्रोड्यूस क्या करती है इस कंपनी के लिए? इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, इस कंपनी के लिए इनपुट क्या होगा और इस कंपनी के लिए आउटपुट क्या होगा? इनपुट क्या होगा, सोचो, मतलब इसका रॉ मटेरियल क्या होगा? व्हाट इज रॉ मटेरियल इन द केस ऑफ बिस्लरी कंपनी? प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक ही चाहिए होगा ना, इसको वाटर बॉटल बनानी है तो इसको परचेज क्या करना पड़ेगा? प्लास्टिक परचेज करना पड़ेगा। तो क्या प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक क्या टैक्सेबल है? हाँ, प्लास्टिक के ऊपर जीएसटी है, तो यानी टैक्स, तो प्लास्टिक के ऊपर तो टैक्स लगता है, बिल्कुल, मैं आप है ना। और इसका आउटपुट क्या है? आउटपुट है वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। ओहो, बिस्लरी कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो प्लास्टिक है जिस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो इसने जितना भी प्लास्टिक परचेज किया होगा उस पर क्या टैक्स पे किया होगा? यस, पे किया होगा। तो उसके पास आईटीसी आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया, खूब सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया। अब बिस्लरी कंपनी छोटी तो है नहीं, बड़ी कंपनी है, तो काफी सारा प्लास्टिक परचेज करती होगी, तो जब जितना प्लास्टिक परचेज करती होगी तो बहुत सारा आईटीसी उसके पास आ गया। अब जब बिस्लरी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके सेल करती है उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता, तो क्या ये आईटीसी यहां पे इस आउटपुट टैक्स के साथ यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये वही कह रहा है कि अगर आपका जो आउटपुट है वो एग्जाम सप्लाई है तो आप आईटीसी नहीं यूज कर सकते। सो आज का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है कि ब्लॉक क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर ब्लॉक क्रेडिट का मतलब होता है कि जिसमें हम आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होते, भले ही हम सारी कंडीशंस फुलफिल कर लें बट हम आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे आईटीसी आपको नहीं मिलता। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई है चीजें, देखो क्या क्या है। फर्स्ट क्या है? मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल या फिर कन्वेंस, ठीक है। अगर आप मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो या कोई कन्वेंस का कोई भी मीडियम परचेज कर रहे हो, कन्वेंस के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, ट्रक आ जाएगा आपका, आपका जो वो छोटा हाथी कहते हैं ना, मतलब जो लॉरी की कोई भी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीडियम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप परचेज करते हो या बस वगैरह परचेज करते हो, ठीक है, तो इस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये समझ में आया? इसको मैं एग्जांपल से मैं और इलेबोरेट करता हूं, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया? अब रिलायंस इंडस्ट्री इस समय जो क्या कहते हैं, इंडिया की नंबर 1 कंपनी में से एक, नंबर मानी क्या जाती है, नंबर 1 कंपनी ही है इंडिया की। अब उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो एम्प्लॉयज़ उनके वहाँ पे काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, कार परचेज करी और कार को ना एज अ कैब में लगा दी। मतलब वो जो कार है, जो कार परचेज करी, वो कार उन्होंने खुद खरीदी, रेंट पे नहीं ली, कार्स को परचेज किया और अपने एम्प्लॉयज़ के आने जाने के लिए उसको लगा दिया। ऐसा होता है,
ठीक है, कैब फैसिलिटीज मिलती हैं, आने जाने की फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आप एमएनसीज में देखो, आने जाने की फैसिलिटीज होती हैं। अगर आपकी जॉब एमएनसीज वगैरह में लगती है तो आपको आने जाने की फैसिलिटीज दी जाती है। कैब आपको, एक कैब आएगी, आपको घर से पिक करेगी, फिर उसके बाद आपको घर छोड़ेगी। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया कि वो कार को परचेज करके अपने एम्प्लॉयज के लिए लगा दिया। ठीक है, तो जो, अब एक बात बताओ, क्या जो मुकेश अंबानी ने जो ये कार्स परचेज करी हैं, क्या वो पर्सनल यूज के लिए परचेज करी है या बिजनेस यूज के लिए परचेज करी है? मुझे ये बताओ, क्या ये पर्सनल यूज है, बिजनेस यूज है? बताओ फटाफट। आपको क्या लगता है कि जो भी हम व्हीकल वगैरह या कन्वेंस वगैरह परचेज करते हैं और अपने बिजनेस में यूज करते हैं, उनका आईटीसी क्यों नहीं गवर्नमेंट दे रही? क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कुछ फ्रॉड केस हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि अपनी पर्सनल व्हीकल परचेज करेंगे और उनका ना आईटीसी ले लेंगे। और आपको पता है कार पे, जो कार वगैरह पे, व्हीकल्स वगैरह पे जो जो जीएसटी लगता है वो 28% लगता है। तो लोग अगर आईटीसी लेंगे तो इतना तगड़ा आईटीसी बन जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि व्हीकल्स पे और कन्वेंस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट इस चीज की एक एक्सेप्शन है, इस चीज का एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। पीपीटी में नहीं लिखा हुआ, बट मैं यहां पे आपको साइट में यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। इसकी एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन बोलो, बोलो एक्सेप्शन बोलो। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हो फॉर फर्दर एक्सेप्शन ये है कि अगर आप, एक्सेप्शन क्या है, अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हो, इफ व्हीकल परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज या फिर फर्दर, ठीक है, फर्दर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आप वही व्हीकल जो परचेज कर रहे हो, आप फर्दर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए परचेज कर रहे हो, जैसे कि इसका एग्जांपल दे देता हूं कि एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे वो जो ड्राइविंग स्कूल नहीं होते, ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं, आप समझ रहे हो, ड्राइविंग स्कूल की मैं बात कर रहा हूं कि जो वो व्हीकल को परचेज ही किस लिए कर रहे हैं, वो फर्दर सर्विसेज देने के लिए। मतलब जिनका मेन बिजनेस सिर्फ इसी से चल रहा है, मोटर व्हीकल से ही चल रहा है, जो व्हीकल आप परचेज कर रहे हो उससे ही चल रहा है, तो उनको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, मोटर व्हीकल का यहां पे समझ में आया? देखो इन सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूं, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझा देता हूं। क्या बोल रहा है ये कि वैसे तो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर, ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में, ठीक है, इसका सेक्शन जानना चाहते हो तो अंडर सेक्शन, इसका जो सेक्शन है अंडर सेक्शन 17 है, 17 इसका सेक्शन है, ब्लॉक क्रेडिट 17 सेक्शन के अंदर आता है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हो, मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हो, मोटर व्हीकल और कन्वेंस, कन्वेंस का मीन हो गया कि मतलब मोटर व्हीकल, और कन्वेंस का मतलब हो गया कि कन्वेंस से रिलेटेड कुछ और भी, जो आने जाने से रिलेटेड कुछ और भी, तो इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो ये बोल दिया। फिर इसके अंदर इसने एक्सेप्शन में क्या बोला? एक्सेप्शन में ये बोल रहा है कि अगर आप
इसको फर्दर सप्लाई के लिए, एक तो ये बोला इसने कि अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए, अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, और दूसरा अगर आप इसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, या फिर इसको लिख सकते हो फॉर फर्दर कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। अब इसको समझो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये बोल रहा है कि वैसे तो हम आपको मोटर व्हीकल का, इसका मैं पेन दूसरा यूज करता हूं, वैसे तो मैं आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट कह रही है वैसे तो हम मोटर व्हीकल और या फिर कन्वेंस वगैरह का, कन्वेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं कन्वेंस अमाउंट का बात नहीं कर रहा, मैं किसी कार की बात कर रहा हूँ या किसी ट्रक की बात कर रहा हूँ, वो कन्वेंस के अंदर आते हैं। तो वैसे तो हम मोटर व्हीकल और कन्वेंस का हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, बट क्रेडिट दे देंगे अगर आपका जो बिजनेस है आपका सिर्फ उसी से चलता हो। अगर आपका बिजनेस ही सिर्फ उसी से चल रहा है, यानी कोर बिजनेस आपका सिर्फ मोटर व्हीकल के कारण ही चल रहा है, तो आपको आईटीसी दे देंगे। ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं? ऐसा बिजनेस होते हैं जो ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं, जैसे कि मैं मारुति का ही मैं पूछूं, क्या मारुति का कोर बिजनेस क्या है? मोटर व्हीकल का ही तो बिजनेस है। उनका काम ही क्या है कि वो परचेज करते हैं और सेल करते हैं, जिनका धंधा ही ये है कि उसको फर्दर सप्लाई करना, वो फर्दर सप्लाई करते हैं, जिनका काम ही यही है कि उसको क्या कहते हैं, व्हीकल को बनाकर फिर उसके बाद सेल करना, तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा। अब सोचो अगर मारुति को हम ये बोल दें कि भैया तुम्हें हम आईटीसी नहीं देंगे, तो उसको कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसका तो मेन बिजनेस ही यही है ना, मोटर व्हीकल को सप्लाई करना। तो जिसका काम ही है कि फर्दर सप्लाई करना, उसको आईटीसी मिल जाएगा। या फिर कोई डीलर की मैं बात करूं, जैसे ये मारुति के कोई डीलर होगा जो आप मारुति की कार्स को सेल कर रहा होगा, तो अगर उसको आप बोल दोगे कि भैया तुम्हें हम आईटीसी नहीं देंगे, तो क्या उसका कितना नुकसान होगा, सोचो ना। क्योंकि वो मारुति को खरीदता होगा, मारुति की जो व्हीकल्स हैं उसको खरीदता होगा, फिर उसके बाद बेचता होगा, तो उसको आईटीसी के लिए आप मना नहीं कर सकते। और दूसरा किसको मना नहीं कर सकते? जिसका काम ही है क्या कहते हैं, फर्दर बिजनेस के अंदर लगा देना उस कार को, यानी वो जो व्हीकल उसने परचेज किया बिजनेस के लिए लगा देना, या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि कौन सा? जैसे कि ड्राइविंग स्कूल वाले हो गए। ड्राइविंग स्कूल वाले क्या करते हैं, कार को परचेज करते हैं, फिर उसको ड्राइविंग सिखाने के लिए, सर्विसेज देने के लिए उसको प्रोवाइड कर देते हैं। सोचो अगर उसको मना कर दोगे आप, उसका तो मेन उसका जो बिजनेस है, जो उसका धंधा चल रहा है, वो सिर्फ उसी से चल रहा है, व्हीकल से चल रहा है, तो उसको मना नहीं कर सकते। बाकियों को, इन दोनों के अलावा बाकियों को आईटीसी नहीं मिलेगा। अब समझ में आया? हाँ सागर, आप ओला का भी कह सकते हो। ओला, क्योंकि ओला ने अपनी कार्स भी स्टार्ट कर दी है। मतलब ओला क्या कर रही है आज, अगर आपको पता होगा तो ओला क्या कर रही है, क्या वो तो काफी टाइम हो गया इसको करते हुए उन्हें। वो क्या करते हैं कि वो कार को परचेज करते हैं और मतलब ओला अपनी मतलब कार्स को परचेज करके फिर वो अपने ड्राइवर्स को दे देते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो ओला में जो कार्स लगी होती हैं वो किसकी होती है, वो ड्राइवर्स की खुद की होती है। जैसे अगर आपकी कोई कार है और आप उसको लगवाना चाहते हो ओला में, तो आप लगवा सकते हो, है ना। वैसे तो ड्राइवर्स की खुद की कार होती है, लेकिन ओला ने कुछ ऐसी कार्स भी है जो उनकी जो खुद की है, जो उन्होंने खुद की परचेज करी हुई है और वो उसमें लगा दी है, तो उनको भी आईटीसी मिल जाएगा। बट मेरे को यहाँ पे बताओ, क्या रिलायंस को आईटीसी देना चाहिए? रिलायंस अगर कार्स वगैरह परचेज कर रहा है अपने बिजनेस के लिए, क्या उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलायंस का बिजनेस ही नहीं है कार का। क्या वोडाफोन आइडिया को मिल जाएगा? क्या एयरटेल को मिल जाएगा, भारतीय एयरटेल को? क्या ट्रिनिटी को मिलेगा? ट्रिनिटी कॉलेज आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ट्रिनिटी कॉलेज ने लेट्स से अगर कोई बसेस वगैरह परचेज करी, वैसे मैंने बसेस नहीं देखी यार ट्रिनिटी कॉलेज में, बसेस वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती ना ट्रिनिटी वाले, पता नहीं है करते कि नहीं करते।
तो जो भी है, मतलब अगर कल को ट्रिनिटी अगर बसेस वगैरह परचेज करके अपने अपने क्या कहते हैं, अपने जो स्टूडेंट है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कि उनको घर से पिक करके उनको घर पे छोड़ के आएंगे, ठीक है, बाकी कॉलेजेस करते हैं ऐसे। तो अगर ऐसा कुछ फैसिलिटीज देते हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रिप के लिए करते हैं लेकिन वो अपनी अपनी व्हीकल नहीं होती ना। मैं कह रहा हूं अगर अपनी ही परचेज कर ले वो, और आईटीसी तो तभी मिलेगा ना जब आप खुद की खरीदोगे, रेंट पे ले रहे हो तब क्या मिलेगा आईटीसी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा क्रक्स है इसके अंदर। क्रक्स यही है कि अगर जिसका मेन बिजनेस ही मोटर व्हीकल का या कन्वेंस का है तो उसको आईटीसी मिलेगा, बाकियों को आईटीसी मोटर व्हीकल के अंदर नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, नाउ व्हाट इज सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज कि अगर आप फूड बेवरेजेस खरीद रहे हो, देखो ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप कल को अगर आप बिजनेस वगैरह रन करते हो अपना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका, ऐसे ही नहीं सब हर किसी का आप खरीद, आपने तो सिर्फ, आप तो एक लेमैन पर्सन की तरह अब आपने आधी अधूरी नॉलेज होगी आपको। आप ये सोच रहे होगे यार जो भी परचेज करेंगे बिजनेस के लिए सबका आईटीसी मिल जाएगा। नहीं, सबका आईटीसी नहीं मिलता आपको। आपको किस किस का आईटीसी नहीं मिलता ये वही लिस्ट ली दी हुई है। तो और सेकंड किसका नहीं मिलता? फूड एंड बेवरेजेस या आउटडोर कैटरिंग। फूड एंड बेवरेजेस, इसका एग्जांपल बताता हूं। अब क्या हुआ, रिलायंस की ना वो एनुअल जर्नल मीटिंग समझते हो, जो साल में एक बार होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसके अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स आते हैं, उनको बुलाया जाता है, वहाँ पे मीटिंग की जाती है, शेयर होल्डर्स वगैरह आते हैं, है ना, और उस पर क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है और क्या फ्यूचर प्लान्स होने वाले हैं क्या नहीं है ना, रिपोर्ट्स वगैरह पे डिस्कशन किया जाता है। तो एक मीटिंग बिठाई गई, एनुअल मीटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। हर कंपनी की मीटिंग होती है, अगर आपको नहीं पता तो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, हर कंपनी की हर साल होती है, ठीक है। तो उस केस में सारे के सारे मेंबर्स को, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है कि वो आए और उस मीटिंग के अंदर बैठे, ठीक है। या फिर तो उस केस में क्या किया गया, अब सारे के सारे जो मेंबर्स वगैरह है, तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया, डोमिनोज से ना सबके लिए पिज्जा मंगवा दिया। डोमिनोज से अब आए हैं लोग यार, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे ही थोड़ी क्या कहते हैं उनको बिना खाए पिलाए थोड़ी भेजा जाता है, समझ रहे हो। तो उनको कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। या फिर चलो, ये तो मैंने बहुत बड़े लेवल पे बोल दिया, एक छोटा सा ही ले लेते हैं कि आपने एक नया ऑफिस खोला, उस नए ऑफिस के अंदर आपके कुछ इन्वेस्टर्स थे, उनको बुलाया, ठीक है, या फिर आपके कुछ क्लाइंट थे, उनको बुलाया, और उनको आपने, उनके लिए आपने कुछ बाहर से फूड वगैरह का इंतजाम कर दिया, कुछ क्या कहते हैं पिज्जा वगैरह या कुछ आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इंतजाम कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये एक्सपेंस आपने पर्सनल लेवल पे किया है, बिजनेस के लेवल पे किया है? ये कौन सा एक्सपेंस है? ये पर्सनल है, बिजनेस है? बिजनेस एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि आप अपने घर के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप तो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो ना, अपने क्लाइंट्स को, अगर आप क्लाइंट्स के ऊपर खर्च करना ये फूड एंड बेवरेजेस के लिए, तो क्या ये आपको क्या लगता है ये पर्सनल है? अब ये पर्सनल थोड़ी है, तो ये क्या है? ये बिजनेस एक्सपेंस है। क्या इसका आपको आईटीसी मिलेगा? ब्लॉक क्रेडिट क्या बोलता है? ब्लॉक क्रेडिट कहता है हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, फूड एंड बेवरेजेस का हम आईटीसी नहीं देंगे। गॉट इट? सिंपल है, सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। आप फूड एंड बेवरेजेस परचेज कर रहे हो, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शन जो है वो फूड एंड बेवरेजेस के अंदर भी है। अगर आपका बिजनेस फूड एंड बेवरेजेस वाला नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर आपका बिजनेस फूड एंड बेवरेजेस वाला है, जैसे किसका, आप स्विगी हो गया, स्विगी जोमेटो हो गया, इनको क्या आईटीसी मिलेगा? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रेस्टोरेंट से परचेज करते हैं, है ना, रेस्टोरेंट से इनका ये एज अ मीडियोकर बनते हैं कि रेस्टोरेंट से लेके अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक है, बीच में कमीशन चार्ज कर लेते हैं। तो क्या इनको आईटीसी मिल सकता है? हाँ, इनको मिल सकता है। पीयूष सर, जो हम ऑनलाइन परचेज करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता क्या ऑनलाइन? कि
अगर कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई सर्विसेज कोई कंपनी परचेज कर रही है और अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है, या हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, या कॉस्मेटिक से रिलेटेड, या प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड सर्विसेज परचेज करके अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने डायरेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि अगर आप मेंबरशिप ऑफ क्लब, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जैसे कुछ कंपनी, जैसे अब कुछ कंपनीज ने ये सोचा कि यार अपने ऑफिस के अंदर ही एक जिम ओपन करने से अच्छा हम एक काम करते हैं, जो गोल्ड जिम है उसकी मेंबरशिप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो गोल्ड जिम की जो मेंबरशिप है वो हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता क्या? हो सकता है। तो अगर उस केस में अगर कोई मेंबरशिप या स्पोर्ट्स क्लब की हो सकती है, जरूरी नहीं है जिम की हो सकता है कोई जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं उनकी प्रोवाइड कर दी मेंबरशिप। तो अगर आप ऐसी मेंबरशिप प्रोवाइड कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, तो उसको परचेज करने पे आपको आईटीसी नहीं दिया जाएगा। आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे मना कर रही है कि हम आपको इस पे आईटीसी नहीं देंगे। ठीक है, नहीं, इन सबके अंदर कोर बिजनेस है, इन सबके अंदर कोर बिजनेस तो है ही। ठीक है, अगर कोई किसी का बिजनेस ही ये होगा, जैसे किसी का बिजनेस ही है मेंबरशिप प्रोवाइड करने का, ठीक है, या फिर किसी का बिजनेस ही है कि जैसे अगर मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट की बात करूं, ब्यूटी ट्रीटमेंट की या फिर ब्यूटी ट्रीटमेंट की जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या हुआ, ब्यूटी ट्रीटमेंट के अंदर देखो हेयर कटिंग भी आ जाएगा, है ना, हेयर कट भी आ जाएगा ब्यूटी ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर एज्यूम करो कि क्या हुआ, मैं आपको इसका केस समझाता हूं कि किसको आईटीसी मिलेगा। जैसा मैंने बोला फर्स्ट केस के अंदर, मोटर व्हीकल के अंदर, कि जो जिसका कोर बिजनेस ही वो होगा ना, तो उसको आईटीसी मिलेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर अगर मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट का एक एग्जांपल बनाना चाहूं तो मैं क्या एग्जांपल बना सकता हूं? लेट्स से मेरा एक ना सैलून है, ठीक है, मेरा एक सैलून है, क्या कहते हैं, अच्छा खासा सैलून है। सैलून की स्पेलिंग यही होती है ना, हाँ, सैलून, एक मेरा सैलून है, अच्छा खासा सैलून है और दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर सैलून है। और मेरे सैलून के अंदर ना कभी कभार कुछ सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं। मतलब अगर कभी कोई सेलिब्रिटी दिल्ली के अंदर रुका होता है और उसको अगर हेयर कट की जरूरत होती है, या किसी एक्ट्रेस को हेयर कट की जरूरत होती है, या फिर कुछ भी फेशियल वगैरह कुछ भी किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो सैलून के अंदर, मेरे सैलून के अंदर आते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब इस सैलून के अंदर कुछ सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं, तो काफी पॉपुलर है। अब लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि अब देखो मैंने उस सैलून के अंदर ना कुछ अपने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं कि जो हेयर कट वगैरह करते हैं। बट अगर आप ये सोचो कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा होगा, तो क्या मैं किसी नॉर्मल पर्सन को मैं अपॉइंट कर सकता हूं उनके हेयर कट के लिए? नहीं, आपको पता ही है सेलिब्रिटीज के तो भैया क्या कहते हैं, शौक ही बहुत होते हैं, है ना, उनके तो नखरे ही बड़े होते हैं कि नहीं कि हमें तो भैया एक एक्सपर्ट से ही कटवाना, अगर हेयर कट भी करवाएंगे तो एक एक्सपर्ट होना चाहिए उनके लिए। तो लेट्स से मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने जावेद हबीब को कांटेक्ट किया। वो आपको पता होगा जावेद हबीब जो हैं वो क्या कहते हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं वो, है ना, उनके तो खुद के वो फ्रेंचाइजीज चलती हैं जावेद हबीब की। तो मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, और थोड़ी नॉलेज तो मैं भी सबकी रखता हूँ। तो जावेद हबीब के जो फ्रेंचाइजीज हैं ली हुई हैं, ठीक है, तो इवन जहाँ मेरे यहाँ पे भी एक फ्रेंचाइजी को ओपन हुई है, मैं वहीं से हेयर कट करवाता हूँ। तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हैं जावेद हबीब की। तो मैंने उनसे ही कांटेक्ट किया, डायरेक्ट कांटेक्ट किया। मैंने कहा सर मेरे जो सैलून है उस सैलून पे बहुत सारी सेलिब्रिटीज भी आते हैं, तो जब भी वो सेलिब्रिटी आए ना, तो मैं चाहता हूं कि आप आ जाओ, आप वहां पे आके हेयर कट करो। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं,
आप यहाँ पे अगर एक चीज समझने की कोशिश करो कि कोई भी अगर सेलिब्रिटीज, हाँ, अगर कोई भी सेलिब्रिटीज आते हैं, तो मैंने जावेद हबीब को बोला कि आप आओ और आप आके हेयर कट करना, ठीक है, या जो भी मतलब जो भी सेलिब्रिटीज बोले तो वो करना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरा सैलून है वो जावेद हबीब से सर्विसेज को परचेज कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परचेज कर रहा हूँ सर्विसेज, क्योंकि मैं जावेद हबीब से सर्विसेज ले रहा हूँ ना, है ना। जावेद हबीब मेरा एम्प्लॉय थोड़ी है, मैं जावेद हबीब से सर्विसेज ले रहा हूँ। जावेद हबीब आएगा, मैंने उसको बोल दिया कि भैया मेरे सैलून पे आप हेयर कट करना, और जो भी चार्जेस होंगे आप में से अपना बिल दे देना मुझे, मैं आपको दे दूंगा। और सेलिब्रिटी से आपको कोई मतलब नहीं है मैं कितना भी चार्ज करूँ, जावेद हबीब को कोई मतलब नहीं है मैं सेलिब्रिटी से कितना भी चार्ज करूँ। हो सकता है सेलिब्रिटी से मैं 10,000 चार्ज करूँ, जावेद हबीब अपना बिल मुझे बता देगा कि मैं मेरे तो 6,000 लगते हैं, तो मैं अपना 4,000 का प्रॉफिट में कमा लूंगा। यहाँ पे सिंपल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे परचेज किया और बेच दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ। अब जावेद हबीब क्या मुझे जीएसटी लगा के बिल देगा कि नहीं देगा, है ना। और फिर ये जो सर्विसेज मैं परचेज करके मैं किसको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं सेलिब्रिटीज को। तो क्या मेरा कोर बिजनेस यही है कि नहीं, ये बताओ। मेरा कोर बिजनेस ही क्या कहते हैं उसका, ब्यूटी ट्रीटमेंट का है कि नहीं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो इस केस में जो ये मेरा जो सैलून है, क्या इसको आईटीसी, ये जो परचेज की जो सर्विसेज, क्या इस केस में इसको आईटीसी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। आईटीसी कैन बी अवेल्ड, अवेल कर सकते हैं। अवेल्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, अभी है ना, इसको मैं अंडू नहीं कर सकता। चलो आप इसको देख लेना। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस ये है कि हेल्थ सर्विसेज के अंदर ये है कि कंपनी के अंदर ही, जैसे क्या किया, जैसे अब कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो क्या किया, एक कंपनी के अंदर ही एक कैंप लगवा के कोरोना टेस्ट करवा दिए सारे एम्प्लॉयज के। तो वो क्या है, वो हेल्थ सर्विसेज हैं। या फिर क्या कहते हैं, सबका हेल्थ चेकअप करवा दिया, A to Z जो हेल्थ चेकअप होता है, जो पूरा कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप होता है, तो वो करवा दिया। तो उस केस में भी आप समझ सकते हो, तो उसे हेल्थ सर्विसेज के अंदर वो आ जाती हैं, उसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। तो ये क्या है, ये वाला पॉइंट जो है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर रही है या हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रही है, तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। और रेंट अ कैब में क्या बोला हुआ है, अगर कोई कंपनी, देखो ऊपर क्या बोला था कि अगर आप अपनी कार परचेज कर रहे हो तब तो मिलना ही नहीं है, और अगर आप रेंट पे भी ले रहे हो ना तो उसका भी नहीं मिलना। व्हीकल के लिए तो दोनों ही रास्ते बना कर दिए। यानी रिलायंस जैसी कंपनी को अगर वो कार परचेज कर रही हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए तो मिलना ही नहीं है, और अगर वो रेंट पे भी ले रही हैं तो भी नहीं मिलना। आई होप आपको समझ में आएगा ये पॉइंट। तो नेक्स्ट आइटम क्या है कि जिसपे आपको, या ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जिसपे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, वो ये है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव। देखो मैं इसके पीछे मैं एक समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। एक बार दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ो क्या बोल रहा है इसको। थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ है बट समझ में आएगा। लिखा हुआ है ट्रैवल बेनिफिट, कोई भी जो ट्रैवल बेनिफिट दिया जा रहा है ना, ट्रैवल बेनिफिट क्या हो सकता है कि जैसे एम्प्लॉय को कहीं भेजा गया और उसकी टिकट करवा दी, ठीक है, अपने जैसे लेट्स से रिलायंस कंपनी का कोई प्रोजेक्ट था जो कलकत्ता में भी चल रहा था, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो रिलायंस का जो हेड ऑफिस है वो लेट्स से मुंबई के अंदर है, तो मुंबई से उस एम्प्लॉय को कलकत्ता भेजा गया, है ना, ऐसा कुछ भेजा गया, तो उसे कहते हैं ट्रैवल बेनिफिट। ट्रैवल बेनिफिट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उसकी टिकट करवा दी,
उस एम्प्लॉय की टिकट करवा दी, और उसका जो ट्रैवल में जो भी उसको उसका जो खर्चा होगा वो कौन बियर कर रहा है, वो कंपनी बियर कर रही है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ इतनी बात नहीं बोली, उसने आगे क्या बोला है, बोल रहा है ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय। किसको दिया जा रहा है ट्रैवल बेनिफिट, एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड का भी मतलब समझाऊंगा। एक्सटेंडेड का मतलब कि एक्सटेंड कर दिया गया ऑन वोकेशन, ऑन वेकेशन सच एज लीव। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। देखो क्या हुआ कि इसको स्टोरी फॉर्म में समझो। जैसे कि मैं इसको स्टोरी फॉर्म में मैं कैसे समझाऊँ आपको। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो एग्जांपल ये ले लो, जैसे कि लेट्स से मैं रिलायंस कंपनी में काम करता हूँ, मैं वहाँ का एम्प्लॉय हूँ रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी का एक प्रोजेक्ट जो है, जैसे इसी का एक मैं एग्जांपल ले रहा था, रिलायंस कंपनी का एक प्रोजेक्ट जो है वो ना गोवा के अंदर है, लेट्स से, है ना, गोवा के अंदर है, या फिर कोई ऐसी जगह पे है जो काफ़ी अच्छी जगह है, जहाँ पे घूमने वाली जगह है ना। तो रिलायंस कंपनी ने मुझे एज अ प्रोजेक्ट पे उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उस जगह पे भेजा। ये चाहे शिमला हो सकता है, मनाली टाइप का हो सकता है, या लद्दाख टाइप का हो सकता है, या क्या कहते हैं जो 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 हमें अच्छा लगता है जहाँ पे घूमना, है ना, या फिर गोवा में भेजा, ठीक है। तो वहाँ पे 3 दिन का वो प्रोजेक्ट था, 3 दिन का वो प्रोजेक्ट था, मैंने उस पर काम किया, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट को काम करने के बाद ना, अब मैंने कहा यार मैं काम 3 दिन मैंने मैंने अच्छे से काम किया, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। अब अब 3 दिन बाद मुझे वापस जाना था, वापस मतलब अपने होम अपने घर पे जाना था, और क्या कहते हैं कंपनी वापस जाना था। बट मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, गोवा आया हूँ, और थोड़ा सा घूम के ना जाऊँ, छुट्टियाँ ना मना के जाऊँ, तो क्या फ़ायदा। मतलब मैं इतने दिनों बाद मैं गोवा आया हूँ, है ना। और फिर उसके बाद समटाइम ऐसा होता है ना कि यार कोई जब आपको कोई कंपनी भेजती है, और उसके बाद आप कहते हो कि यार अब जब वर्क कंप्लीट हो चुका है तो क्यों ना मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले लूँ, है ना। तो मैंने अपनी कंपनी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं अभी नहीं आ रहा, मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ और मैं गोवा घूम के आऊँगा, ठीक है। तो अब बात क्या है, बात यह है कि अब देखो समझो, यहां पे क्या हुआ, एक्सटेंड हो गया। जो जो ट्रेवल बेनिफिट है ना, जो एम्प्लॉय को दिया गया था, वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। किसके बेसिस पे, वेकेशन के बेसिस पे, यानी जो एम्प्लॉय है उसने वेकेशन ले ली है। मैंने जैसे 2 दिन ऑफ ले लिया, 2 दिन ऑफ लेके मैं अपना पर्सनल घूम रहा हूं। तो मुझे बताओ, वैसे तो ये जो ट्रेवल का एक्सपेंस है ना, जो रिलायंस खर्च कर रही है, उसको इनपुट मिल जाना चाहिए। जो ट्रैवल का जो भी खर्चा होगा उस पर जितना भी जीएसटी लगा होगा, क्योंकि ये क्या है, बिजनेस एक्सपेंस है, कोई पर्सनल एक्सपेंस तो है नहीं, तो रिलायंस को इनपुट मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने 2 दिन एक्सटेंड कर दिए, है ना, अब 2 दिन एक्सटेंड करके मैं होटल में रह रहा हूँ, और क्या कहता है मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, तो उसका जितना भी जो एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस पे जितना भी, जो 2 दिन की बात कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा वाली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जिस दिन मैंने काम किया 3 दिन, उसका तो बेनिफिट आईटीसी मिल जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूँ जो एक्सटेंड किया मैंने, जब मैंने एक्सटेंड करके वेकेशन पे मैं घूमने लग गया, तो क्या उस ट्रैवल बेनिफिट का रिलायंस कंपनी को आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो भाई अपने पर्सनली घूम रहा है ना, उसमें रिलायंस का क्या है, बिजनेस का क्या है, कोई कुछ नहीं है ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर कॉमन सेंस से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे हो, अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का मतलब होता है, अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का मतलब होता क्या है, ये समझो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होता है फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई होप मैंने कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग हो यार, आजकल स्पेलिंग से इसमें दिक्कत आती है। कंस्ट्रक्ट, ओह ओके दैट्स राइट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कौन सी होती हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, लेट्स से मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वैसे मैंने इसको शेड्यूल 2 जब आया था, जो आपका सप्लाई का चैप्टर था उसमें शेड्यूल 2 आया था, वो भी उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जैसे कि एक ले लो डीएलएफ, ठीक है, या फिर ले लो एलएनटी, ले लो लार्सन, लार्सन कंपनी ले लो, या फिर डीएलएफ कंपनी ले लो, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाना और उनको कंस्ट्रक्ट करना। डीएलएफ क्या करता है? बहुत बड़े बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, कॉर्पोरेट्स की बिल्डिंग्स बनाता है। गुड़गांव में आप चले जाओ, गुड़गांव में ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो डीएलएफ की बनी हुई है ना। आप डीएलएफ ले लो या एलएनटी ले लो, एलएनटी के भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो अब एक बात सोचो, क्या ये डीएलएफ समटाइम्स क्या करते हैं, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट उठा के ना ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, या फिर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कह रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन खुद पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं करते, ठीक है। समटाइम्स क्या करते हैं, ये कुछ पार्ट, जैसे लेट्स से गुड़गांव में इन्होंने एक प्रोजेक्ट उठाया लेट्स से, और जिसमें इन्होंने कम से कम 20 फ्लोर्स की वो बनाने थे, बिल्डिंग बनानी थी, 20 फ्लोर्स का एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनानी थी, जिसके अंदर ऑफिस होंगे। हर एक फ्लोर को किसको दिया जाएगा? हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस को दिया जाएगा, है ना। मतलब गुड़गांव में एक इन्होंने कोई प्रोजेक्ट उठाया जिसमें इन्होंने 20 फ्लोर्स बनाने थे, और हर एक फ्लोर कॉर्पोरेट को दिया जाएगा, बनने के बाद कॉर्पोरेट को दिया जाएगा। जैसे अगर कोई भी कंपनी अपना कॉर्पोरेट ऑफिस वहां पे खोल सकती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे पार्किंग बनवानी थी, अब पार्किंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने कहा कि यार ये प्रॉफिटेबल, हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम किसी और को दे देते हैं, ठीक है। तो कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर को देख के उसको दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टर को देख के उसको क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट दे दिया। जो सब कॉन्ट्रैक्टर इनको डीएलएफ को जो सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब डीएलएफ ने क्या किया, वो पार्किंग का जो काम है वो सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्टर कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? डीएलएफ को सर्विसेज दे रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, इसको कहते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। समझ में आया? आर यू गेटिंग? व्हाट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट? मुझे बताओ फटाफट, डन का मैसेज भेजो। योर इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। क्या इंटरनेट का कोई इशू आया था क्या बीच में? सर आवाज नहीं आई, अच्छा ओके, हाँ बीच में पता नहीं नेटवर्क इशू आ गया होगा। हाँ, मैंने ये बताया आपको कि जैसे डीएलएफ ने कोई प्रोजेक्ट उठाया और वो प्रोजेक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, तो यहां पे सर्विसेज कौन दे रहा है? डीएलएफ दे रहा है क्या? नहीं, डीएलएफ ने तो अपना काम शेयर किया है, सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज दे रहा है। ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है ये सर्विसेज दे रहा है, किसको सर्विसेज दे रहा है? डीएलएफ को। देखो यहां पे समझो, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग का जो पार्किंग का जो काम था, जो नीचे का जो हिस्सा था, है ना, डीएलएफ ने बोला किसी सब कॉन्ट्रैक्ट को अपॉइंट कर लिया कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट ये बनाएगा, ये पार्किंग बनाएगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टर जब पार्किंग बना देगा और डीएलएफ को दे देगा, तो सर्विसेज कौन दे रहा है? सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज दे रहा है ना। तो वो किस चीज की सर्विसेज है? उसे कहते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज, कि वर्क का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसकी सर्विसेज। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होता है, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह से ही रिलेटेड होते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इनकी डेफिनेशन भी चेक करोगे तो ये जो सर्विसेज होती हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो इन्हें वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज बोली जाती हैं। तो अब मुझे ये बताओ
यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ में आ गया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे आईटीसी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बोल क्या रहा है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बोल रहा है कि अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज अगर आप परचेज कर रहे होगे, यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें परचेज ही तो कर रहे हो। यहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम सेल की बात कर रहे हैं, परचेज की बात कर रहे हैं, ये बताओ। क्या बोल रहा है, अगर आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज परचेज करी हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो कौन परचेज कर रहा है यहाँ पे, डीएलएफ परचेज कर रहा है ना। डीएलएफ परचेज कर रहा है किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से, है ना, और सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देगा। डीएलएफ ने बोला सब कॉन्ट्रैक्टर को कि पार्किंग बना दे भैया, उसने पार्किंग बना के दे दी। अब डीएलएफ क्या करेगा, उसको पेमेंट कर देगा और उससे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज उसने ले ली। क्या डीएलएफ को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? यहाँ पे डीएलएफ को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात मैं आपको ध्यान से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे डीएलएफ के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बट एनी अदर केसेस में नहीं मिलेगा। हम यही तो बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने ये बात की थी कि जिसका कोर बिजनेस ही वही है, जिसका कोर बिजनेस ही वही है उसको मिल जाएगा, बट जिसका कोर बिजनेस वो नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कि रिलायंस ने एक बिल्डिंग खड़ी की, रिलायंस का बिजनेस ही नहीं है ये कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। रिलायंस ने एक बिल्डिंग परचेज करी और उसने क्या किया, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उस बिल्डिंग का वो बना दिया, क्या कहते हैं, पार्किंग वगैरह से रिलेटेड कुछ बना दिया। बोला कि पार्किंग बना दो, है ना। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस जो ठेकेदार जैसे होते हैं ना, ठेकेदार, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया यहाँ पे मेरी बिल्डिंग है ना, मेरी बिल्डिंग का तुम्हें ये कैंटीन बनानी है या फिर ये बनाना है, ठीक है। तो उसने बना दिया। तो क्या रिलायंस को आईटीसी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बट डीएलएफ को मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैं डीएलएफ का एग्जाम्पल दे रहा था, डीएलएफ को मिल जाएगा। ऐसा मत बोलना कि डीएलएफ को नहीं मिलेगा, क्योंकि डीएलएफ का कोर बिजनेस ही ये है। अगर उसको नहीं दोगे तो किसको दोगे? डीएलएफ का तो काम ही यही है ना, और कुछ काम ही नहीं है डीएलएफ का तो काम ही कंस्ट्रक्शन का है। तो जिसका कोर बिजनेस यही है, और एलएनटी को, जो लार्सन कंपनी है, उसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या इस केस में क्या कहते हैं, डीएलएफ एंड एलएनटी आर एलिजिबल फॉर गेटिंग आईटीसी इन केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट? तो आंसर क्या होगा आपका? यस। यहां पे आपका आंसर होगा यस। बट अगर ये केस होता, बट इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज तो क्या होगा? then no ITC is available. Are you getting? उसके बाद का जो पॉइंट है वो भी सिमिलर ही है। वो ये है कि अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप, जैसे कल को आपने अपना बिजनेस, आप ऑफिस बनवा रहे हो, आप, है ना, आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद या फिर कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक ऑफिस बनवाया। तो ऑफिस बनवाने के लिए क्या लगेगा? गुड्स लगेंगी, सर्विसेज लगेंगी। गुड्स कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वो जितना भी जो ब्रिक्स हो गई, ब्रिक्स वगैरह जो हो गई, वो सब लगेगा, है ना, या लेबर्स वगैरह लगेंगी। तो जो भी चीज़ें लग रही हैं आपके ऑफिस को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, क्या आप उनका आईटीसी ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट यही केस अगर लार्सन का होता, एलएनटी का होता, या फिर आपका डीएलएफ का होता, तो उसको मिल जाएगा। यस। तो आई थिंक ये नॉट एलिजिबल का केस पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो आपका आईटीसी है, वो आईटीसी कैन बी यूटिलाइज्ड बाय crediting
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आईटीसी होता है वो आपका किस में जब आप यूटिलाइज करते हो तो आप ओके यस, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये भी कि आईटीसी जो है वो क्रेडिट आईटीसी कहाँ पे चला जाता है आपका क्रेडिट लेजर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर चला जाता है। ठीक है, कौन से वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहाँ पे होता है, जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे होता है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि आपका जो आईटीसी है वो कहाँ पे चला जाता है। ठीक है, आप आईटीसी को कहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते अगर आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हो या नील रेटेड सप्लाईज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आईटीसी को आप क्यों नहीं क्लेम, आईटीसी को आप यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, बिस्लरी का एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद हो तो, है ना, जो बिस्लरी कौन से प्रोडक्ट बनाता है, एग्जाम सप्लाईज के वो बनाता है। तो बिस्लरी को क्या आईटीसी मिल जाएगा, मतलब आईटीसी को आईटीसी ले तो सकता है वो, बट उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, वो परचेज के अंदर दिखा दे, है ना, तो आईटीसी उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस आ जाएगा। बट क्या उसको लाइबिलिटी लेजर के साथ उसको यूटिलाइज कर सकता है, कर ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका टैक्स ही नहीं बन रहा, तो कहाँ से यूटिलाइज करेगा। तो सेम अगर नॉन टैक्सेबल आइटम्स जो हैं, नॉन टैक्सेबल आइटम्स कौन सी हैं, नॉन टैक्सेबल आइटम्स कौन सी होती हैं, याद करो। ठीक है, आईटीसी कांट बी यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी ऐसी चीजें हैं जब आप आईटीसी का, ऐसे कौन से केसेस हैं, मैंने आपको इन स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर, आईटीसी की स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर आईटीसी का भी रिफंड मिल जाता है। वैसे तो आईटीसी का रिफंड नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर अनयूटिलाइज्ड बैलेंस, यानी आईटीसी का जो अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है कैन बी रिफंडेड इन ओनली इन 2 केसेस। 2 केसेस के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। वो कौन से केसेस हैं, वो ये केसेस हैं। उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई टैक्स पेयर है और उसका बिजनेस एक्सपोर्ट का है, सिर्फ एक्सपोर्ट का बिजनेस है, यानी 100% एक्सपोर्ट का बिजनेस है, किसी का अगर 100% एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो एक बात सोचो, वो नील रेटेड सप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। नील रेटेड सप्लाई मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जो इंडिया में बेचते हैं वो टैक्सेबल थे, लेकिन बाहर बेच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री बेच रहे हैं, तो इसलिए वो नील रेटेड के अंदर आ गए, तो कोई टैक्स तो लगा नहीं। तो जितनी भी जो आइटम्स हैं जो उसने परचेज करी होंगी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो उसने परचेज किए होंगे, उस पर तो उसने टैक्स पे कर रखा होगा। तो उस टैक्स का जो उस आईटीसी का वो करेगा क्या। तो गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा, हम आपको बेनिफिट देंगे। बेनिफिट देखो, एक और बेनिफिट उनके लिए जो एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, उनका बेनिफिट क्या है कि आपको आईटीसी जितना भी आपका बनेगा, हम आपको रिफंड भी दे देंगे उसका, आप वापिस ले लो। हाँ, कोई काम का नहीं, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसका एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सिर्फ मैं 100% लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 10% एक्सपोर्ट करते हो, 90% यहाँ बेच रहे हो, 10% एक्सपोर्ट करते हो, नहीं, 100% एक्सपोर्ट यूनिट होनी चाहिए आपकी, यानी पूरा का पूरा जो बनाते हो पूरा का पूरा वहाँ पे क्या कहते हैं, फॉरेन कंट्री में भेज देते हो आप। तो इस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा आईटीसी का। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, आईटीसी का रिफंड वैसे नहीं मिलता, सिर्फ कुछ केसेस के अंदर रिफंड मिल जाता है। अगर आपका 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, आपको आईटीसी मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, सॉरी। उसके बाद क्या है, अगर इफ द जीएसटी रेट output supplies is less than the rate applicable on input supply, बोल रहा है जो सेल के टाइम का अगर जीएसटी का जो रेट है वो कम है और परचेज के टाइम का जो जीएसटी का जो रेट है वो ज़्यादा है, तो उस केस में आपको, इस केस में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा वैसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं इसका एग्जांपल कौन सा ले, लेट्स से कोई कंपनी है, ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट, एक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जब ये इनपुट परचेज करती है ना,
इनपुट, अब इनपुट आपको पता होना चाहिए इनपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है जो भी रॉ मटेरियल ये परचेज करती है, ठीक है, चाहे वो हो सकता है गुड्स हो सकता है, चाहे वो सर्विसेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो भी इनपुट परचेज करती है ना, वो इस पे जो जीएसटी लगता है ना, जो भी इनपुट परचेज किया है इन्होंने, इस पे जो जीएसटी लगता है, इस पे जो जीएसटी का जो रेट है ना, वो है लेट्स से 18%। 18% का रेट चल रहा है। मतलब जो इनपुट जो ये परचेज करते हैं, जैसे कोई भी इनपुट हो, जो जो मतलब जो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए जो भी इनपुट परचेज करते हैं, उस पर 18% जीएसटी लग के आता है, ठीक है। बट जब ये सेल करते हैं ना, प्रोसेस करने के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग या आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब ये सेल करते हैं, मतलब जो भी आउटपुट इनका जो बन के आता है और जो मार्केट में सेल करते हैं, उसका जो रेट चल रहा है ना, उसका रेट चल रहा है उसका रेट चल रहा है लेट्स से 5%। परसेंटेज, वन सेकेंड, हाँ, लेट्स से 5%, उसका जो रेट चल रहा है वो 5% है। अब आप खुद सोचो, ये कंपनी क्या इनपुट क्या एक एक टाइम पे ही परचेज करते हैं? नहीं ना, ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप इनपुट परचेज करते हो, प्रोसेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आउटपुट बना के उसको बेचते हो। तो हर टाइम अगर आप देखोगे, हर एक केस के अंदर जब आप इनपुट परचेज करते हो, उस पर आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। बट जो प्रोडक्ट बन के आता है ना, उसका मार्केट में जो जीएसटी का जो रेट है वो 5% है। क्या हमेशा हमेशा इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर एबीसी कंपनी के लिए देखो क्या दर्द क्या है यहाँ पे। दर्द ये है कि हमेशा इसका आईटीसी हमेशा बना हुआ रहेगा, आईटीसी हमेशा ज़्यादा रहेगा इसका, आईटीसी हमेशा ज़्यादा रहेगा। किससे? आईटीसी हमेशा से ज़्यादा होगा किससे? वन सेकेंड, रिक्रूटर देन का उस केस के अंदर। अब इस केस में देखो, हमेशा आपका आईटीसी ना आपके क्रेडिट लेजर के अंदर पड़ा ही रहेगा, कभी आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाओगे इतना, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो आपका 18% टैक्स चला जाता है, और जब आप सेल करते हो तो 5% टैक्स चला जाता है ना। तो उस केस में क्या ये एबीसी कंपनी के लिए अलाउड है कि वो जो रिमेनिंग जो उसका आईटीसी बच जाता है, जो वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, क्या उसका वो रिफंड अप्लाई कर सकता है? तो यस, उसका वो रिफंड अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे दो केसेस हैं जिसके अंदर वो आईटीसी का रिफंड अप्लाई कर सकता है, ठीक है।